Discharge of contract. May we have 6 modes. ये modes हम start कर चुके हैं. We have 6 modes of discharge of contract. ऐसे 6 तरीके हैं, 6 माध्यम जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा सकते हैं. इसमें हम फर्स्ट मोड जो है वो कर चुके हैं, दैट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपना काम पूरा कर देते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाती है मुक्ति. सेकेंड मोड इज बाय म्यूचुअल कंसेंट. आपसी सहमति से दोनों पार्टीज जो हैं वो आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव कर सकती हैं. तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपको आज़ादी मिल जाती है. इसमें हमने 4 टाइप्स डिस्कस करे थे. फर्स्ट इज नोवेशन, जिसमें जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह आप नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, दैट इज नोवेशन. ऑल्ट्रेशन, आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव करते हैं, दैट इज ऑल्ट्रेशन. रिमिशन, आप सामने वाली पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसे या तो माफ कर देते हैं या त्याग देते हैं, दैट इज नोन एज रिमिशन और वेवर. एंड लास्ट हमने इसमें किया था एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, समझौता. दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं, दैट दिस इज एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन. इसके बाद हमने थर्ड मोड स्टार्ट किया था, दैट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. और इसमें मैंने आपको सेक्शन 56 के बारे में बताया था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर 8 किया था, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. और सेक्शन 56 क्या कहता है, यदि आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि किसी असंभव कार्य को करने के लिए हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. असंभव कार्य को करने का जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है. ये तो स्टार्टिंग से वॉइड की बात हो गई, लेकिन एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर किया गया था तब वैलिड था, तब उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी इम्पॉसिबिलिटी वाली. लेकिन बाद में कार्य करना असंभव हो गया. तो इसे कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. जब कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया था तब वैलिड था, लेकिन बाद में किन्हीं वजहों से कार्य करना असंभव हो जाता है जब, तो उसे आप कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. और सिचुएशंस क्या हैं, ऐसे कौन से हालात हैं जहां पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है? सिचुएशंस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ऐसे कौन से हालात हैं जिनकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है? ये स्टार्ट किया था हमने. इसमें भी हम 2 पॉइंट्स कर चुके थे. फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु का नष्ट हो जाना. विषय वस्तु का नष्ट हो जाना. जिस बारे में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, यदि वो विषय वस्तु नष्ट हो जाए
और दोनों पार्टीज की इसमें कोई गलती ना हो, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए रेंट देगा थिएटर के लिए और ए वहां पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेगा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेगा, और बी का एक थिएटर है, वहां पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन बी के इस थिएटर में लग जाती है आग, आग लग जाती है, जिस वजह से जो ए है वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं दे पाता अपनी। तो ऐसे में जो सब्जेक्ट मैटर है, दैट मीन्स जो थिएटर है वो नष्ट हो जाता है, थिएटर हो गया नष्ट, विषय वस्तु नष्ट हो गई, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ था उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में विषय वस्तु के नष्ट होने की वजह से कार्य करना असंभव हो गया, जिसकी वजह से ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बन गई और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेकंड इज चेंज ऑफ लॉ, कानून में बदलाव। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उस टाइम पे कानून आपके हक में था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाने के बाद कानून बदल जाता है और उस कार्य के अंतर्गत उस कानून के अंतर्गत आप वो कार्य अब नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को वुड सप्लाई करेगा, लकड़ी सप्लाई करेगा, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद कानून ने लकड़ी ना काटने का प्रावधान बना दिया। नए कानून के अंतर्गत आप लकड़ी नहीं काट सकते। बताएं क्या इसमें ए की कोई गलती है? ए की इसमें कोई गलती नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ था उस टाइम पे पूरी तरह से वैलिड था, लेकिन बाद में कानून में बदलाव होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कार्य है वो करना अब असंभव हो गया है। लकड़ी कट ही नहीं पाएगी तो ए बी को कैसे लकड़ी प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड मान लिया जाएगा। जो बी है वो ए को स्यू नहीं कर पाएगा कि उसने मुझे लकड़ी नहीं प्रोवाइड करी। ठीक है जी, दिस इज द सेकेंड पार्ट अंडर दिस। थर्ड इज इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आपका थर्ड है नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, घटना का घटित ना होना। कोई कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पर बना था कि यदि ये घटना होती है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को रूम दिया रेंट पर, रूम ऑन रेंट। ए ने बी को रूम रेंट पर दिया और जो बी है वो यहाँ पर कोई फंक्शन करना चाहता था, फंक्शन करना चाहता था। मान लीजिए राजा का राज्याभिषेक होना था यहाँ पर। राज्याभिषेक होना था, ठीक है जी।
लेकिन फंक्शन वाले दिन, जिस दिन राज्याभिषेक होना था, उस दिन जो राजा है वो हो जाता है बीमार। राजा हो गया है बीमार, जिस वजह से राजा का राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। तो ये जो घटना है वो घटित नहीं हो पाएगी। अब क्या यहाँ पर जो ए है वो रेंट के लिए स्यू कर सकता है? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। सिमरनजीत, हाँ जी बेटा, नेहा सही कह रहे हो, नहीं कर पाएगा। ए बी को रेंट के लिए स्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो घटना घटित नहीं हो सकती है। अब दिस इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज पर्सनल इनकैपेसिटी। पर्सनल इनकैपेसिटी और डेथ। आपने किसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन वो व्यक्ति जो है अब उसमें वो क्षमता नहीं रही या फिर उसकी मौत हो जाती है, तो आप उसे स्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये डेविडसन है और ये रॉबिन्सन है। डेविडसन ने रॉबिन्सन के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसके यहाँ पर जॉब करेंगे 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो डेविडसन है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मेट विद एन एक्सीडेंट, जिस वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाते। सो यहाँ पर जो डेविडसन है, या तो अब उनमें वो क्षमता नहीं रही काम करने की, या फिर अगर डेविडसन की डेथ हो जाती, दोनों केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता। यहाँ पर जो रॉबिन्सन है वो डेविडसन को स्यू नहीं कर सकते। रॉबिन्सन स्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो चुका है। आउटब्रेक ऑफ वॉर, जंग का छिड़ जाना। जंग का छिड़ जाना। दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए इंडिया से था, बी यूएसए से था। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद इंडिया एंड यूएसए में वॉर हो गया, वॉर छिड़ गया। जब वॉर छिड़ जाता है तो दोनों लोग ए एंड बी हो गए हैं क्या? हो गए हैं एलियन एनिमीज। कर चुके हैं ये पॉइंट हम इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। ए एंड बी हो गए हैं एलियन एनिमीज, और जो एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके वॉइड हो जाते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। तो यहाँ पर आपके 3 मोड्स कवर हो गए। फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल कंसेंट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका बेटा आता है फोर्थ मोड ऑफ डिस्चार्ज। फोर्थ मोड, that is discharge by lapse of time, समय के बीत जाने से। यदि आपने कोई समय निर्धारित कर रखा है, स्पेसिफाइड टाइम है, यदि कार्य पूरा करने का समय निर्धारित हो रखा है, तो यदि वो कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित समय में पूरा नहीं होता तो वो वॉइड हो जाता है। निर्धारित समय
में कार्य पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है जी, आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कई बार लिमिटेशन एक्ट का एग्जाम्पल कर चुके हैं। लिमिटेशन एक्ट में आप किसी निर्धारित समय के बाद किसी उधार की वापसी नहीं मांग सकते, आप किसी को स्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 5,000 रुपए देने थे। यहाँ पर ए है क्रेडिटर, देनदार, एंड बी है डेटर, लेनदार। ठीक है जी। अब क्या है कि 3 इयर्स बीत गए, 3 साल बीत गए। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट ने क्या कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका उधार चुकता नहीं होता तो 3 साल के अंदर अंदर आप सामने वाले के ऊपर केस करिए। मुकदमा करना है तो 3 साल के अंदर अंदर कीजिए। 3 साल के बाद आप मुकदमा नहीं कर सकते, या 3 साल आप सो रहे थे, कानून कहता है कि क्या 3 साल आप सो रहे थे, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको मुकदमा करना होगा। यदि ए पैसे नहीं देता तो 3 साल बीत गए, ए ने उधार वापस नहीं किया, ए ने उधार वापस नहीं किया और बी ने भी मुकदमा नहीं किया, बी ने स्यू नहीं किया। 3 साल बीतने पर भी 3 साल के अंदर अंदर बी ने ए को स्यू नहीं किया उधार चुकाने के लिए, तो ऐसे में जो ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। डिस्चार्ज्ड, मुक्त हो गया, ए को मुक्ति मिल गई। अब जो बी है वो ए को के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता। सो जहां पर किसी चीज का समय निर्धारित हो रखा हो और उस निर्धारित समय के अंदर अंदर वो कार्य ना संपन्न हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे लिमिटेशन एक्ट का। 5th मोड। नेक्स्ट आपका आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ? कानून के संचालन से, कानून के संचालन से। कोई कानून ऐसा है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। कानून के संचालन से आप 3 वेज की बात करेंगे। 3 तरीके हैं जहां पे आपको कानून के संचालन से मुक्ति मिल जाती है। क्या है वो 3? फर्स्ट इज मर्जर, सेकंड इज अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन, एंड थर्ड इज इंसॉल्वेंसी। पहले हम इंसॉल्वेंसी डिस्कस कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी में क्या है कि जब एक दोनों पार्टीज में से किसी एक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जब कोई एक पार्टी दिवालिया घोषित हो जाती है तो वो पार्टी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाती है। ए ने बी को 5,000 रुपए देने थे, लेकिन ए को कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया। कि इसकी संपत्ति इतनी कम है कि इसमें से इसके कर्जे नहीं चुकाए जा सकते, कोर्ट ने इसको दिवालिया घोषित कर दिया। जैसे ही इसको दिवालिया घोषित किया गया वैसे ही ए के कर्तव्य खत्म, ए के कर्तव्य खत्म, ए को मिल गया है डिस्चार्ज।
ठीक है जी। अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन की बात करें, अनऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है? बिना अधिकार के बदलाव, बिना अधिकार के बदलाव। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि जो ए है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जो ए है वो बी को 10,000 रुपए सैलरी देगा, ये लिखा था इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब बी ने क्या किया? बी ने बिना ए से पूछे, बिना ए की जानकारी के इस कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 को बना दिया 20,000। किसने? बी ने। बी ने बिना ए की जानकारी के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर दिया। बी ने बिना ए की जानकारी के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किया, जिसकी वजह से जब ए को ये पता चला तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा, ए मुक्ति पालेगा। क्यों? क्योंकि ए कहेगा कि बी ने मुझसे बिना पूछे इस कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर किया है। सो जिस पार्टी के साथ हेरफेर हुआ है उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अब ए 20 क्या 10,000 भी नहीं दे सकता, और जो बी है वो अब ए को स्यू नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो जहां पर बिना अधिकार के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर दिया जाए, वहां पर जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? पीड़ित पार्टी जो होती है उसको मुक्ति मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट से। मर्जर। अब मर्जर क्या है? जब एक छोटा हक जब बड़े हक में मिल जाता है, बड़े हक में मिल जाता है तो उसे आप मर्जर कहते हैं। दो चीजें जब मिल जाती हैं तो उसे मर्जर कहते हैं। जब एक छोटा हक बड़े हक में मिल जाता है तो उसे आप मर्जर कहते हैं। ऐसे में जो छोटा हक है वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को रेंट पर दे रखी थी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग रेंट पर दे रखी थी। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मालिक कौन है? प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? ये मालिक है और ये किराएदार है। ठीक है जी। ए मालिक है और ए किराए और बी जो है वो किराएदार है। बाद में क्या होता है कि जो बी है वो ए से इस बिल्डिंग को खरीद लेता है। मर्जर की बात हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। merger when inferior right inferior right मतलब छोटा हक merges into a superior right। what is superior right? उच्च हक। जब छोटा हक बड़े हक में मिल जाता है तो उसे आप मर्जर कहते हैं। और इसमें मैं आपको क्या बता रही हूं कि ए ने बी को जो अपनी बिल्डिंग है उसे रेंट पर दे रखा है। ए मालिक है और बी है किराएदार। ठीक है जी। बाद में लेटर ऑन
इन दोनों के बीच में हो रखा है क्या? रेंट एग्रीमेंट, रेंट डीड बन रखी है, रेंट एग्रीमेंट हो रखा है। बाद में क्या होता है कि जो ए है वो बी को ये बिल्डिंग सेल कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है। ठीक है जी। अब बी क्या बन गया है? अब बी बन गया है मालिक। अब ये किराएदार नहीं रहा। हाँ जी, इसमें इंफीरियर राइट कौन सा है? छोटा हक कौन सा है? किराएदार वाला हक है छोटा हक, और अब वो मालिक बन गया है, मालिकाना हक है उच्च हक। जो किराएदार वाला हक है वो मालिकाना हक में मर्ज हो गया, जो रेंट डीड है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो जैसे ही जो बी है वो मालिक बनेगा बिल्डिंग का, जो रेंट डीड है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जो बी के कर्तव्य हैं रेंट पे करने के, वो खत्म हो जाएंगे जैसे ही वो इस मकान का मालिक बन जाएगा। ठीक है जी, दिस इज मर्जर। सो ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 3 तरीकों से आप डिस्चार्ज पा सकते हैं। मर्जर, जब बड़ा छोटा हक बड़े हक में मिल जाता है, या फिर बिना अधिकार के अगर सामने वाली पार्टी बदलाव कर दे, या फिर अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक दिवालिया घोषित कर दी जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाती है मुक्ति। एंड लास्ट इज सिक्स्थ मोड। सिक्स्थ मोड इज बाय ब्रीच। एंड व्हाट इज ब्रीच? कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर फिक्स किए गए कर्तव्य का पालन करने से इनकार कर दें, यदि कॉन्ट्रैक्ट में जो कर्तव्य था, कर्तव्य का पालन करने से आप इनकार कर दें, तो उसे आप कहते हैं कि आपने उल्लंघन किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। सो जो ब्रीच है वो 2 तरह का हो सकता है। एक है एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच। दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब है अनुमानित उल्लंघन। जब असल में आप उल्लंघन करें, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। और आप उल्लंघन ना करें लेकिन आप कोई ऐसी हरकत करें जिससे कि सामने वाली पार्टी को आपका इरादा पता चल जाए, तो उसे कहते हैं अनुमानित उल्लंघन। दोनों को ही आप, दोनों केसेस में ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं एक्चुअल ब्रीच का एग्जाम्पल क्या है। आप निर्धारित समय आने पर कार्य करने से मना कर दें, एक्चुअल ब्रीच। हरीश ने शाम से कहा था कि वो उसे हॉर्स देगा, घोड़ा देगा 19 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को हरीश रिफ्यूजेस, हरीश मना कर देता है कि जा, मैं तुझे घोड़ा नहीं देता, नहीं डिलीवरी देता, मना कर देता है। ठीक है जी। निर्धारित समय पर कार्य करने से इनकार। तो यहां पर हरीश को मुक्ति मिल गई अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने
कर्तव्य से, लेकिन यहाँ पर जो शाम है दैट इज एग्रीव्ड पार्टी। शाम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो शाम है वो एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? पीड़ित पार्टी, पीड़ित व्यक्ति। ये पीड़ित व्यक्ति है। ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये हरीश के ऊपर केस कर सकता है, स्यू कर सकता है इसको। ठीक है जी। लेकिन जो हरीश है उसको अपने कर्तव्यों से मुक्ति मिल चुकी है। कर्तव्यों से तो मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अब इसको ये नहीं पता कि जो शाम है वो इसका क्या हश्र करेगा। ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लीजिए। हरीश ने शाम से वादा किया है घोड़ा बेचने का 19 अप्रैल को, लेकिन 19 अप्रैल से पहले, 19 अप्रैल से पहले जो हरीश है वो घोड़ा बेच देता है अशोक को। हाँ जी, 19 अप्रैल से पहले हरीश घोड़ा बेच देता है अशोक को। ये अनुमानित उल्लंघन है। दिस इज अनुमानित उल्लंघन, एंटिसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि यहाँ पर निर्धारित समय से पहले, निर्धारित समय से पहले जो सामने वाली पार्टी है, हरीश जो है, उसने या तो शब्दों से या फिर अपने व्यवहार से ये व्यक्त कर दिया कि अब वो कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। निर्धारित समय से पहले प्रोमिसर ने शब्दों द्वारा या फिर व्यवहार द्वारा दिखा दिया कि वह कॉन्ट्रैक्ट, वह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। वो इनकार कर चुका है कार्य पूरा करने से, अपने व्यवहार द्वारा उसने उल्लंघन किया है कॉन्ट्रैक्ट का। सो यहाँ पर जो हरीश है वो अपने कर्तव्यों से मुक्त तो हो गया, लेकिन जो शाम है वो एग्रीव्ड पार्टी है, वो हरीश को कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने के लिए उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। ठीक है जी। These are the 6 modes of discharge of contract. क्या क्या मोड्स हैं? देख लेते हैं एक बार फटाफट से। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो कार्य करने का आपने कहा हुआ है वो कार्य पूरा कर दीजिए बाय परफॉर्मेंस, आपसी सहमति से। 4 तरह है इसमें। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य करना जब असंभव हो जाए। इसमें आपके 4 सिचुएशंस हैं, सब्जेक्ट मैटर का नष्ट हो जाना, या चेंज ऑफ लॉ, या फिर जो घटना है वो घटित ना हो, या फिर जो पर्सन है वो उसमें क्षमता ना रहे या उसकी मौत हो जाए, आउटब्रेक ऑफ वॉर। समय के बीत जाने पर आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें 3 तरीके हैं। एंड लास्ट इज बाय ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से भी आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसी तरह से 15 मार्क्स में आ सकता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके मोड्स लिखिए। हाँ जी, अटेंडेंस रहती है किसी की तो चैट बॉक्स में मार्क कीजिए।